Hello students, welcome to the third lecture of the history's third chapter, that is when people rebel। तो इस चैप्टर में कल तक हमने क्या देखा था कि ये जो रिवोल्ट है 1857 का, ये कैसे स्प्रेड हुआ और कैसे धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में नॉर्थ इंडिया में जाने लगा। उसके बाद हमने ये देखा कि इस रिवोल्ट को सप्रेस कैसे किया ब्रिटिशर्स ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को कैसे दबाया। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसके आउटपुट्स क्या निकले। मतलब इतना बड़ा रिवोल्ट तो हुआ 1857 में जो लगभग 2 सालों तक चला, बट इस रिवोल्ट का आउटपुट क्या निकला, इससे क्या फाइनल बेनिफिट इंडियंस को मिला, या ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में क्या चेंजेस किए और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियंस के ऊपर। तो उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था ये फेल क्यों हुआ। तो पिछले लेक्चर में जब हमने 2 लेक्चर्स देखे थे तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि बहुत सारे रीजंस थे उसके फेलियर्स के, जो हमने पार्ट्स में कहीं कहीं देखे थे या सुने थे। अब इसमें हम इस लेक्चर में हम उसको सीक्वेंस में देखते हैं कि क्या कॉजेज हुए जिससे हमारा ये 1857 का रिवोल्ट जो था वो हो गया फेल। तो पहला है लैक ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड लीडरशिप। हमने क्या देखा था कि जो रिवोल्ट 31 मई को स्टार्ट होने वाला था वो रिवोल्ट इमीडिएट कॉजेज की वजह से, मतलब जो फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स से जो राइफल्स बने थे, इनफील्ड राइफल्स, जिसके कैट्रिजेस को दांत से कट करना पड़ता था, जिसकी वजह से इंडियन सिपोज ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो इसकी वजह से जो रिवोल्ट 31 मई को स्टार्ट होना था वो रिवोल्ट 10 मई को स्टार्ट हो गया। मतलब अगर आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो आप जो इनिशियल प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग आप एक फिक्स डेट को लेके कर रहे हैं कि जैसे हमें 20 दिसंबर को कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, बट आपने क्या किया, किसी वजह से वो 1 दिसंबर को ही स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग आप में आपकी कमी रह गई जो आप पूरा ना कर पाए। तो वही चीज यहां पे भी हुआ। क्या जो चीज प्लान्ड वे में 31 मई को स्टार्ट होनी थी वो कब स्टार्ट हो गई, 10 मई को, जिसकी वजह से बहुत सारी प्लानिंग्स में चीजें थी वो रह गई, मतलब उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। दूसरा, प्लान्ड वे में इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना था, मतलब बैरकपुर से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जो स्टार्ट होने वाला इनिशियली मेरठ से था। फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स अपने आर्मी के साथ ग्रुप्स बना रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो जब इमीडिएट कॉज की वजह से वो तुरंत रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, तो इसी वजह से क्या हुआ कि तुरंत ही जो छोटे छोटे एरियाज जैसे कानपुर एरिया हो गया, आरा हो गया, झांसी हो गया, इन सब एरियाज में भी जो लीडर्स थे उनको इमीडिएटली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो उनकी प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। बाकी हमने क्या देखा था कि पूरे इंडिया का एम्पेयर, मतलब इस पूरे रिवोल्ट का जो हेड जिसको बनाया गया वो कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफर। बट बहादुर शाह जफर एक मुगल एम्पेयर थे, लेकिन उनकी टेरिटरी सिर्फ दिल्ली तक कन्फाइंड थी। मतलब उनकी टेरिटरी दिल्ली में एक एरिया है पालम और एक एरिया है चांदनी चौक। तो ऐसा माना जाता है कि जो मुगल एम्पायर पूरे इंडिया को रूल किया करता था, बहादुर शाह जफर तक आते आते वो एम्पायर सिर्फ चांदनी चौक से पालम, मतलब 20 से 30 किलोमीटर के रेंज तक रह गया था। तो कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी रह गई, क्योंकि अगर हमने एम्पेयर बहादुर शाह जफर को बनाया 1857 में, ऐसा माना गया कि हमारे रिवोल्ट के वो लीडर हैं, बट वो लीडर उतने कैपेबल भी होने चाहिए ताकि उन्हें लीडर बनाया जा सके। बट 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे जो बहादुर शाह जफर की टेरिटरी थी वो बहुत छोटी थी। बहुत सारे इंडियन जो छोटे छोटे रूलर्स थे उनकी भी उनसे भी छोटी टेरिटरी बहादुर शाह जफर के पास थी। तो हम कैसे बोल सकते हैं ये चीज कि एक बहुत अच्छी लीडरशिप थी उसमें। तो ऐसा माना जाता है कि लीडरशिप की कमी रह गई, प्लानिंग की कमी रह गई और एग्जीक्यूशन की कमी रह गई, क्योंकि एग्जीक्यूट ये टाइम से पहले हो गया। दूसरा, इंडियंस हेल्प टू ब्रिटिश। बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स थे, जैसे सिख रूलर्स थे बहुत सारे, कपूरथला के, पटियाला के, ग्वालियर के, इन सब रूलर्स ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया। उनको ब्रिटिशर्स ने ब्राइब करने की कोशिश की, मतलब लालच देने की कोशिश की कि उनकी टेरिटरी उनको दे दी जाएगी, बाकी एरियाज की टेरिटरी भी उनको दे दी जाएगी। तो जिस वजह से जो इन एरियाज के रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिया। तो अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रूलर्स इंडियंस को छोड़ के और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लगे तो इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स की सपोर्ट और इंक्रीज हो गई। पहले उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी इंडियंस से, अब वो स्ट्रेंथ और बढ़ गई। तो इसलिए ये भी एक रीजन बना हमारे इस रिवोल्ट के फेल होने का।
तीसरा है अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। उस समय इंडिया हमारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना अभी है। इंडिया में बहुत गरीबी थी, इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, एजुकेशन नहीं था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, मतलब लोग खेती किया करते थे। तो इसलिए जो कुछ लोग नए पढ़े लिखे थे वो ऐसा सोचते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया डेवलप्ड होगा। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमें डेवलप होना है, अगर इंडिया को डेवलप होना है, तो ब्रिटिशर्स की जरूरत है। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आएंगे, वो एजुकेशन में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, हमारे सोशल प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तब तक हम डेवलप नहीं हो सकते। तो ये उनकी थिंकिंग थी न्यूली एजुकेटेड इंडियंस की, जो ऐसा मानते थे कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में रहना जरूरी है ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए उन्होंने इस रिवोल्ट में इंडियंस को सपोर्ट नहीं किया। तो ये भी हमारा एक रीजन बन गया इस रिवोल्ट के फेलियर का। अगला है लैक ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। हमने क्या देखा है कि ब्रिटिश जो कंट्री है वो बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइज होने की वजह से वो एक वॉर इकोनॉमी में डेवलप हो रही थी। मतलब वहां वॉर से रिलेटेड बहुत सामान बनते थे, जैसे उनके पास राइफल्स थे, इनफील्ड राइफल जो हमने देखा, उनके पास छोटे मोटे बॉम्ब्स थे। तो ऐसी चीजें थी जिससे वो दूर से भी लोगों को मार सकते थे। बट इंडिया में क्या था, क्योंकि हम किसी दूसरी कंट्री के कॉलोनी थे, तो हम इतने डेवलप नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या ऐसी चीजें थे जिससे हम लड़ सकते थे। हमारे पास स्वॉर्ड था, तलवार या लाठी डंडा। बट ब्रिटिशर्स के पास क्या था, उनके पास इनफील्ड राइफल्स था और भी दूसरे दूसरे तरह के आर्म्स थे जिससे वो लड़ाई कर सकते थे। तो आप एक स्वॉर्ड से या लाठी डंडे से आप बुलेट को या गन्स को या राइफल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीजन बन गया इस रिवोल्ट के फेलियर का। अगला है फ्रेंडली एटीट्यूड ऑफ इंडियंस विद ब्रिटिश। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी, जैसे सिंधी कम्युनिटी हो गई, राजपूत कम्युनिटी हो गई, होलकर्स हो गए, ये सारे लोगों ने इंडियन रूलर्स को सपोर्ट नहीं किया। इनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स का रहना जरूरी है। जो एजुकेटेड इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिशर्स बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, हमें बिजनेस में डेवलप करने के लिए बहुत सारे आइडियाज लेके आते हैं। तो इसलिए इन्होंने फ्रेंडली एटीट्यूड दिखा दिया ब्रिटिशर्स के साथ। मतलब उन्हें जो एटीट्यूड इंडियंस के साथ दिखाने थे, इंडियंस के साथ मिलना था, वो उन्होंने नहीं किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया। तो ये सारे हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो 1857 का रिवोल्ट है वो फेल हो गया। बट इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इंडियंस में यूनिटी नहीं थी। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स तो यूनाइटेड थे, बट उनके कॉजेज, जिस कॉज के लिए वो उन्होंने ये रिवोल्ट किया था या जिस कॉज के लिए वो लड़ना चाहते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर इंसान का कॉज अलग अलग था। अगर सब ये सोच के लड़ते कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी चाहिए, तो शायद हम 1857 का रिवोल्ट जीत जाते। बट कोई कम्युनिटी है जो अपने फायदे के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहा है, कोई एग्रीकल्चर के लिए लड़ रहा है, कोई बिजनेस के लिए लड़ रहा है। तो सब लोग अलग अलग वजहों से ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं। उनके पास एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। उनके दिमाग में ये नहीं था कि हमें आजादी चाहिए। कोई चाहता था कि हमें टैक्स कम देना पड़े ब्रिटिशर्स को, कोई चाहता था कि फार्मिंग करने पे हम अपना क्रॉप ग्रो कर सकें, कोई चाहता था कि हमारी जो टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने छीनी है वो वापस मिल जाए, कोई चाहता था कि हमारे बेटे को पेंशन मिल जाए। तो ये अलग अलग रीजंस थे, कोई एक पर्टिकुलर रीजन को लेके ये रिवोल्ट नहीं हुआ। सोल्जर्स चाहते थे कि वो इनफील्ड राइफल्स ना यूज करें, कोई सोल्जर्स मंगल पांडे को एग्जीक्यूट करने का बदला लेना चाहते थे। तो बहुत अलग अलग रीजंस हो गए जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रीजन नहीं मिला, और ये सबसे बड़ा कारण था इस रिवोल्ट के फेल होने का। तो यही था हमारा फेलियर ऑफ रिवोल्ट। अब अगला देखते हैं रिजल्ट एंड इफेक्ट। मतलब इस रिवोल्ट के बाद क्या रिजल्ट इमर्ज होके आया। जब भी कुछ ना कुछ होता है तो उसका एक आउटकम निकलता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका एक आउटकम जरूर निकलता है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो उसके इफेक्ट इंडियंस पे भी हुए और उसके इफेक्ट ब्रिटिशर्स पे भी हुए। पहले हम देखते हैं ब्रिटिशर्स पे उसके क्या क्या इफेक्ट हुए। तो पहला क्या हुआ, एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। हमने क्या देखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल नहीं करती थी। कौन रूल करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी। बट जब उस कंपनी को ऐसा लगने लगा कि यहाँ के रूलर्स कैपेबल नहीं हैं इंडिया को रूल करने के लिए और हमें ये खुली छूट दे रहे हैं कि आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इंडिया की टेरिटरी ही ऑक्यूपाई कर लें।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की टेरिटरी को ऑक्युपाई किया था, और ये जो जितने भी रिवोल्ट हुए, ये रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे। तो ऐसा लगने लगा, जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उनको ऐसा लगने लगा कि इतने बड़े कंट्री को हमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं दे सकते। वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि जिसका मेन पर्पस है ट्रेड करना, बट वो टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं कर सकती, वो इंडिया को रूल नहीं कर सकती। तो इसलिए क्वीन ने क्या किया, जो कंपनी रूल था उसको खत्म करके और अपने हाथ में इंडिया की गवर्नेंस ले ली। मतलब उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1858 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था कि अब जो भी फैसले इंडिया के बारे में लिए जाएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी, वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट लेगी। मतलब जो ब्रिटेन की क्वीन है वो इंडिया के रिगार्डिंग फैसले लेगी, कोई भी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फैसले नहीं लेगी। और एक वर्ड यूज किया गया जिसमें लिखा हुआ था इन हर मैजेस्टी। मतलब अगर कोई भी नोटिस आएगा अब इंडिया के रिगार्डिंग ब्रिटेन से, तो उसके एंड में इन हर मैजेस्टी लिखा होगा। मतलब ये नोटिस डायरेक्ट क्वीन ने पास किया है, ये किसी कंपनी का नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, ये डायरेक्ट जो इंग्लैंड की क्वीन है उन्होंने ये नोटिस इंडिया में भेजा है, तो उसके ऊपर लिखा होगा इन हर मैजेस्टी। तो अब कोई भी इस नाम से अगर नोटिस आता है तो कोई भी इस नोटिस को मना नहीं कर सकता, चाहे वो इंडियन रूलर हो, चाहे वो इंडियन ऑफिसर हो या इंडियन सिपाही हो, कोई भी हो। तो अब डायरेक्टली ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इंडिया को रूल करना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया के ऊपर से खत्म हो गया। दूसरा, कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबॉलिश्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। अब जैसे कोई भी ऑफिस होता है पर्टिकुलर, तो उस ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसमें चेयरमैन होता है, उन सब की पोस्ट को खत्म कर दिया गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल ही नहीं कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडिया के लिए फैसले लिया करते थे, उनको हटा दिया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। ये इंडिया का सेक्रेटरी है जो जिसका डायरेक्ट रिलेशन है ब्रिटेन की क्वीन से। मतलब सबसे इंडिया का जो हमारा लीडर होगा वो कौन होगा, गवर्नर जनरल, जिसको क्वीन इंडिया में भेजेगी और वो इंडिया की गवर्निंग को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। उसके बाद गवर्नर जनरल को एक एडिशनल टाइटल भी दिया गया इसके बाद, जिसको बोलते हैं हम वाइस रॉय। मतलब पहले गवर्नर जनरल था, जैसे हमारा इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर है, तो उस टाइम पे जैसे इंडिया में हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल को एक एडिशनल पोस्ट दे दिया गया वाइस रॉय। वाइस रॉय का मतलब है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। मतलब जो इंग्लैंड में क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, वो डायरेक्ट बात करेगी इंडियन वाइस रॉय से, और इंडिया में क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ये इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होगी। कोई भी कंपनी या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होगा जो गवर्नमेंट से बात करेगी। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करने होंगे उनको लेके लॉज बनाएगा, और इन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स होगा जो अपॉइंट करेगा, जो असिस्ट करेगा। तो मतलब टोटल 15 मेंबर्स अपॉइंट किए गए जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को असिस्ट करेंगे इंडिया की गवर्निंग में, और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के ऊपर होगा वाइस रॉय जो डायरेक्ट बात करेगा क्वीन से। तो अब इसमें कहीं भी ईस्ट इंडिया कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सब का कोई भी रोल नहीं है अब इंडिया को गवर्न करने में। फिर आया क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ प्रॉमिस किए क्वीन विक्टोरिया ने इंडियंस से। अब वो प्रॉमिस क्या थे, क्वीन विक्टोरिया को ऐसा फील होने लगा कि इंडियंस के साथ हमने जितने भी चीजें की हैं अभी तक वो गलत थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जबरदस्ती चीजों का कल्टीवेशन करवाना, फार्मर्स की सेल्फ डिपेंडेंसी को छीन लेना। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हमें ये सारी चीजें खत्म करनी चाहिए और हमें कुछ अच्छी चीजें भी इंडियंस, मतलब कुछ ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे इंडियंस हमसे नाराज ना हो और हम उनके ऊपर रूल भी कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो उन्होंने की, एक प्रोक्लेमेशन निकाला जिसमें उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए इंडियंस से। पहला क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट एनेक्स इंडियन स्टेट्स।
मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए जबरदस्ती इंडिया की किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया जाता था, वो अब नहीं किया जाएगा। अब जो भी रूलर्स वहां पे रूल कर रहे हैं उनको रूल करने की पूरी आजादी है। मतलब जैसे अवध एक स्टेट है फॉर एग्जांपल, तो अवध को, अगर अवध का राजा मर जाता था और उसका कोई बेटा नहीं होता था, तो उस पूरे अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लेती थी। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर रूल करती थी। अब नया प्रोक्लेमेशन में क्या था कि अगर कोई रूलर है और वो मर गया, तो वो उन्होंने उसने कोई सन अडॉप्ट भी किया है, तो वो वहां का नया रूलर हो सकता है। या हम किसी भी रूलर को डिपोज नहीं करेंगे, मतलब हम किसी भी रूलर की टेरिटरी उससे नहीं छीनेंगे, और जिनकी टेरिटरी हमने छीनी है और जिन्होंने हमें हेल्प किया है 1857 के रिवोल्ट में, उनको हम वो टेरिटरी एज अ रिवॉर्ड दे देंगे। मतलब इंडियन अगर कोई रूलर है तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया को रूल करना चाहता है तो वो रूल कर सकता है, हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बट वो जो रूलर होगा वो होगा सबऑर्डिनेट टू द क्राउन। मतलब उस रूलर को भी ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि मेरे से ऊपर भी एक रूलर है जो इंडिया को रूल कर रहा है, और वो है क्राउन, मतलब क्वीन। तो इंडियन रूलर्स को अनुमति दे दी गई या आजादी दे दी गई कि वो अपनी टेरिटरी को रूल कर सकते हैं, बट क्वीन विक्टोरिया के अंडर रह के ही उन्हें रूल करना होगा। वो ये नहीं समझ सकते कि हम एक इंडिपेंडेंट रूलर हैं। मतलब उनको रूल करने के लिए भी दे दिया गया, और उनके ऊपर एक एज अ वॉचडॉग क्वीन विक्टोरिया भी बैठ गई। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि रूलर्स इंडिपेंडेंट हो गए। अब यहाँ पे क्या अच्छी चीज हुई कि अब रूलर्स को ये भी लगता था कि हम राजा भी हैं, तो उन्हें ये फील नहीं होता था कि हम राजा नहीं हैं या हमारी टेरिटरी हमसे छीन ली गई है, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स उनके ऊपर आराम से रूल भी कर सकते थे। तो ये एक तरीका क्वीन विक्टोरिया ने निकाला। तीसरा, नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टमरी सोशल प्रैक्टिसेस। पहले क्या होता था, क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे इंग्लैंड से और वो इंडियंस को, जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। वो बोलते थे कि आप क्रिश्चियन बन जाओ तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। बट अब क्वीन विक्टोरिया ने क्या बोला कि रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब कोई भी किसी रिलीजन को मानता है तो हम उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कोई हिंदू है तो वो हिंदू ही रहेगा, उसको कास्ट चेंज करने के लिए, रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं बोला जाएगा। और दूसरा, कस्टमरी सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे पहले होता था सती सिस्टम, पहले होता था चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी करवा दी जाती थी। जब कोई इंसान मर जाता था तो जब उसका क्रेमेशन होता है, मतलब जब उसको जलाने के लिए लिए जाते हैं, तो उसकी वाइफ को भी उसी में जलना पड़ता था। इसको बोलते थे सती सिस्टम। तो इस सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने खत्म करने की कोशिश की थी। बट अब क्वीन विक्टोरिया ने क्या बोला कि कोई भी सोशल प्रैक्टिस जो इंडिया में चलती है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि इंडियंस हमसे गुस्सा नहीं होंगे, वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, हम उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगला, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इंडियंस और ब्रिटिश इन एडमिशन टू ऑल ऑफिसेज। इसका मतलब है कि चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, अगर वो इंडियन है और या तो वो ब्रिटिशर है, तो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी जॉब में कहीं भी काम कर सकता है। मतलब हम कोई भी पार्शियलिटी जॉब्स में नहीं करेंगे इंडियंस और ब्रिटिशर्स में। पहले क्या होता था, कुछ पर्टिकुलर ऑफिसेस थे जहां पे इंडियंस को जॉब मिलती थी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस अलाउड नहीं थे, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें होंगी तो उसमें इंडियंस को नहीं रखा जाएगा। बट अब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस अलाउड थे। अगला, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स को रखने लगे। मतलब वो ब्रिटेन से सोल्जर्स मंगाने लगे, और अब इंडियंस को वो आर्मी में कम लेते थे, ब्रिटिशर्स को ज्यादा लेते थे। क्योंकि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आर्मी के लोगों का था जो इंडियंस थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम आर्मी में इंडियंस कम से कम रखेंगे और ब्रिटेन के लोगों को ज्यादा रखेंगे। इससे क्या होगा कि वो हमारे सपोर्ट में रहेंगे हमेशा, वो इंडियंस को तो सपोर्ट करेंगे नहीं, और
वो इंडियंस है नहीं, इसलिए उन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को ले आया जाए, इंडियंस को नहीं रखा जाए और ब्रिटिशर्स को लाया जाए आर्मी में। दूसरा, जितने भी टॉप पोजीशंस थे आर्मी के, मतलब जितने भी ऑफिसर वाले पोजीशन थे, उन सारे पोजीशन पे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही होंगे। मतलब इंडियंस को आर्मी में अगर नौकरी मिलती भी है तो उन्हें कोई अपर पोस्ट नहीं दी जाएगी, ताकि वो कुछ भी ऐसा ना कर सके जो इनकी रूलिंग में इनको प्रॉब्लम क्रिएट करे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूलिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तब होगी जब कोई इंडियन ऑफिसर आर्मी में काम करेगा, बट इंडियन ऑफिसर होगा ही नहीं, सारे के सारे ब्रिटिशर्स होंगे। तो इसलिए आर्मी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आर्मी उनके साथ कभी भी गलत नहीं करेगी। और तीसरा इसमें क्या सोचा गया, तीसरा रिऑर्गेनाइजेशन में ये था कि जितने भी आर्मी के लोग हैं, मतलब हम बोल सकते हैं अलग अलग कास्ट के लोग होंगे आर्मी में। अगर हिंदू इंडियन सोल्जर्स होंगे तो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, अलग अलग कास्ट के रिलीजन के लोग होंगे। तो सारे रिलीजन के लोगों को ऐसे रखा जाएगा आर्मी में ताकि उनके बीच सेंस ऑफ यूनिटी ना डेवलप हो सके। पिछले केस में क्या हुआ था 1857 के रिवोल्ट में, मंगल पांडे की डेथ के बाद हिंदू मुस्लिम सब यूनाइट हो गए थे और सबने अपोज करना शुरू कर दिया था। बट अब हम उनको ऐसे जॉब में रखेंगे ताकि उनके बीच एक सेंस ऑफ यूनिटी ना क्रिएट हो, और जब तक यूनिटी नहीं क्रिएट होगी तब तक वो हमारे अगेंस्ट नहीं आएंगे, हमें रेबेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और लास्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियंस। इस रिवोल्ट के बाद इंडियंस में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी। नेशनलिज्म का मतलब होता है खुद को, खुद के कंट्री में खुद का रूल होना, ऐसी थिंकिंग आ जाना लोगों में। मतलब लोगों को ऐसा लगने लगा कि इंडिया हमारी कंट्री है और हमें कोई फॉरेन पावर आके रूल कर रही है। तो इसलिए इनके इंडियंस के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी कि हमारा है ये कंट्री इंडिया, और इंडिया में हम इंडिया को रूल करने की जो आजादी है या इंडिया को रूल करने का जो राइट है वो सिर्फ इंडियंस को है। तो एक फॉरेन पावर आके इंडिया को रूल नहीं कर सकता। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे या जितने भी ब्रेव लोग थे या जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में, उनके लिए बहुत सारे फोक सॉन्ग्स वगैरह डेवलप किए जाने लगे। मतलब तात्या टोपे, झांसी की रानी, इन सब की कहानियां लोगों को सुनाई जाने लगी, ताकि लोगों के अंदर ये फीलिंग आए कि हमारे यहाँ इतने करेजियस, इतने वीर लोग पैदा हुए हैं जो इतनी बड़ी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया और बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए। तो अगर इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत इतनी खराब कर सकते हैं कि उन्हें इतने सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं अपनी पॉलिसी में, तो अगर हम यूनाइट होकर लड़ेंगे तो हम ब्रिटिशर्स से आजादी भी पा सकते हैं। तो ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग थी जो इंडियंस में डेवलप होने लगी पुराने जितने भी हमारे 1857 रिवोल्ट के लीडर्स थे उनकी कहानियों को सुन सुन के। सारे लीडर्स मारे गए थे, सब मर गए थे, बट उनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं। उनके बारे में उस टाइम भी लोग पढ़ते थे, कहानियां पब्लिश होने लगी, सॉन्ग्स बनने लगे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारे यहाँ कितने वीर लोग हैं जो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। और अगर वो लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। और जब तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे नहीं, तब तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी नहीं पा सकते। तो ये सारे चेंजेस बोल सकते हैं हम जो एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए, जो इंडियंस के अंदर आए, इंडियंस की फीलिंग्स के अंदर आए इस 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो यही था हमारा थर्ड लेक्चर जिसमें हमने क्या देखा कि रिवोल्ट के कॉजेस क्या क्या हुए थे, रिवोल्ट के बाद आउटकम्स और इफेक्ट क्या क्या हुए थे, और पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो बस अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।